बूढ़े माँ बाप के साथ घर में विधवा बेटी भी रहा करती है। वहाँ पर एक किराएदार आता है और वो उस परिवार की बहुत ज़्यादा मदद करने लगता है। घर का काम हो चाहे कोई बाहर का काम हो, परिवार की मदद किया करता और अच्छी तरह से उनके साथ घुल मिलकर रहने लगता है। लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को ये बात रास नहीं आती और उसके बाद उस किराएदार और उनकी बेटी के बारे में अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगती हैं। और जब ये बातें माता पिता तक पहुंचती हैं तो जो माँ बाप होते हैं वह किराएदार से मना करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा रास्ता बाहर की तरफ है, ऊपर से ऊपर वाले जो मंजिल है वो तुम्हें किराए पर दे रखी है और उसका रास्ता बाहर की तरफ ही जाता है, तो हमारे घर के अंदर मत आया करो। लोग इस तरह से बातें बना रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो किराएदार होता है वो एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और जो पिता होता है बूढ़ा, वह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ही कर लो मेरी बेटी से शादी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक घर होता है जिस घर के अंदर बूढ़े माता पिता रहा करते हैं और उनके साथ उनकी विधवा बेटी रहा करती है, जिसका एक बेटा है जिसका नाम राजू होता है और जो पिता थे उनका नाम होता है रघुनाथ। रघुनाथ की बेटी का नाम सोनम होता है और सोनम और रघुनाथ बाप बेटी भोपाल के अंदर एक घर में रहा करते हैं। दरअसल पहले से ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो सोनम होती है वो बड़ी खुशमिजाज थी और वह अपनी ज़िंदगी को मस्ती में जिया करती थी। अब तभी जब वह कॉलेज में रहती है तो उसी दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वह उसके साथ शादी करने का फैसला करती है। लेकिन जो लड़के के घर वाले होते हैं वह इस बात के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और इसी वजह से वह साफ इनकार कर देते हैं कि भाई देखो, भले ही तुमने एक दूसरे से प्यार कर लिया है लेकिन हम तुम्हारी शादी को अनुमति नहीं देंगे। अब लड़का लड़की एक दूसरे से पक्का वाला प्यार किया करते थे और इसी प्यार के चलते वो दोनों भागकर शादी करने का फैसला करते हैं और वो दोनों भागकर शादी करके यहीं भोपाल के अंदर इस घर के अंदर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि लड़का नौकरी लग गया था और नौकरी लग के उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जब कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद उनको बच्चा भी हो जाता है और बच्चा लगभग 6 साल का होता है। तो उसी दौरान अचानक से जो लड़का होता है यानी कि जो सोनम होती है उसका प्रेमी था विकास का एक साथ से एक कंपनी के अंदर हादसा होता है और उस हादसे में वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब ये बात जैसे ही सोनम को पता चलती है तो सोनम फूट फूट कर रोती है और अपने पति को देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वह अब कर भी क्या सकती थी, अपने माता पिता को फ़ोन करती है क्योंकि इसके माता पिता एग्री थे इस बात से। और उसके बाद जो माता पिता होते हैं जब वे देखते हैं कि बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है तो उसके बाद विकास का अंतिम संस्कार करवाने के बाद बेटी और उसके बेटे को दोनों को माता पिता अपने साथ ले आते हैं। यहाँ पर वो अपने बच्चों यानी कि जो उनके बेटे थे रघुनाथ जी, उनके जो बेटे थे उनसे वो अलग रहा करते थे। उनकी पेंशन आया करती थी और उससे अपना जीवन अलग से व्यतीत किया करते थे। अब जैसे वो अपने पास उन्हें रखने लगते हैं तो गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। कोई तो कहता है कि इसकी शादी करवा दो, इसको इसके ससुराल में छोड़ो, तरह तरह की बातें उस बेटी के लिए होने लगती हैं। और जब इन बातों को रघुनाथ जी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है। उसके बाद जो रघुनाथ जी होते हैं कुछ दिनों तक तो इन बातों को अपने दिल में दबा कर बैठे रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये बातें घूमते घूमते सोनम तक पहुँच जाती हैं। और जब सोनम तक ये बात पहुँचती हैं तो उसके बाद जो सोनम होती है वह ये फैसला लेती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि माता पिता को बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, तरह तरह की बातें लोग समाज में कह रहे हैं। तो इससे अच्छा मैं वहीं भोपाल में जो मेरे पति का अपना घर है, क्योंकि उसके पति ने अपना घर खरीद लिया था और उसके अंदर वो लोग रहा करते थे, तो उसी के अंदर रहूंगी। क्योंकि अब तो उन्होंने वो जो घर था वो किराए पर चढ़ा रखा था। लेकिन उसके बाद वह खबर कर देती है और वहाँ से जो घर है उसको खाली करवा कर अपने पिता से बोल देती है कि पिताजी मैं तो उसी घर में रहूंगी, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगी और मुझे काम करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनते ही जो पिता होते हैं उन्हें बुरा बहुत लगता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार किया करते हैं और बुरे समय में वो भला उनके साथ कैसे ना रहें। तो वह कहने लगते हैं, अरे बेटी इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, हम तो काफ़ी दिन से सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो कहती है नहीं पिताजी, मैं अपनी वजह से आपको इस तरह से लांछन उठता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और वो बातें चुभने वाली थी। इसी वजह से यहाँ पर जो पिता होते हैं वो थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं और कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सोनम है वो 1-2 बार तो मना करती है, लेकिन उसके बाद उसे भी विश्वास था कि अकेले जिंदगी जीना बड़ा ही मुश्किल होता है और इसी वजह से
वह अपने माता पिता से मना नहीं कर पाती है। यहाँ से माँ बाप भी इस गांव वाले घर को ताला लगाकर बेटी के साथ सीधा शहर चले जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में और वहां पर रहने लगते हैं। अब ये लोग जब वहां पर रहते हैं तो वहां पर रहते रहते इन्हें जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि घर के अंदर एक अजीब सी उदासी है, क्योंकि लड़की जब घर में रहा करती तो उसे अपने पति की याद आया करती और उन यादों को याद कर करके वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। हालांकि मायके में ऐसा नहीं था, मायके में धीरे धीरे वो भूल चुकी थी और अपने माता पिता के साथ अच्छी तरह से रह रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर उसकी गहरी उदासी जो होती है उस उदासी की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान होती है। अब इसी दौरान बेटे का एडमिशन भी करवाना होता है, तो यहाँ पर जो नाना होते हैं उस लड़के के रघुनाथ जी, वह उसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा देते हैं। लेकिन अब जब वो घर का बजट बनाते हैं तो घर का बजट बहुत कम रह जाता है, क्योंकि शहर का रहना है, यहाँ पर कई तरह के बिल होते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, और साथ में बच्चे का एडमिशन भी करवा दिया है, तो उनका बजट खराब होने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बातों के दौरान यहाँ पर जो नाना नानी होते हैं, यानी कि जो सोनम के माता पिता थे, वो तय करते हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल है उसको किराए पर चढ़ा देंगे, क्योंकि उनके दामाद ने ऊपर वाली मंजिल को इसी तरह से बनाया था ताकि उसे किराए पर चढ़ाया जा सके, और उसकी जो सीढ़ियां थी वो आंगन में होती थी और आंगन के बाद सीधा वहां से आदमी बाहर निकल सकता था और भीतर जा सकता था, यानी कि घर से ऊपर वाली मंजिल का कोई लेना देना नहीं था। अब इस बात को सोचते हुए यहाँ पर दोनों पति पत्नी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग मजबूर हो गए थे कि अब उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो खर्चे की पूर्ति कर सके, और यही बात उन्हें सबसे आसान लगती है। इसी वजह से जो रघुनाथ जी होते हैं वो घर के बाहर किराए का बोर्ड लगा देते हैं कि भाई किसी को किराए पर चाहिए तो ऊपर वाली मंजिल हमारी खाली है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, कई आते हैं, आने के बाद घर को पसंद कर लेते हैं और जितने पैसे रघुनाथ जी कह रहे थे उतने पैसों में मान जाते हैं। लेकिन कुछ की तो आदतें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे कि कोई तो कहता है कि मैं शराब वगैरह पिया करता हूँ, कोई कहता है कि चिकन वगैरह बनाया करता हूँ, तो इन चीज़ों से वो बहुत दूर रहते और कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसे आदमी को हम किराए पर अपना घर नहीं देंगे। उसके बाद और कुछ लोग आते हैं, कुछ को घर तो पसंद आता है लेकिन किराया पसंद नहीं आता, किराया ज़्यादा लगता है उनको, और उसके बाद छोड़ जाते हैं। लगभग 7 से 8 दिन हो जाते हैं बोर्ड को लगाए हुए, और तभी एक जवान और खूबसूरत लड़का आता है, और आने के बाद वह कहने लगता है कि मुझे घर किराए पर चाहिए। बहुत ही अच्छे से उसने कपड़े पहन रखे थे और देखने से एकदम से जेंटलमैन टाइप का लग रहा था। उस लड़के का नाम होता है अमित। अब जो अमित होता है वह जब उनसे किराए के लिए घर मांगता है तो उसके बाद रघुनाथ जी होते हैं वो उसे ऊपर वाली मंजिल को दिखा देते हैं। अब इस बात को देखकर यहाँ पर रघुनाथ जी को पहले लग रहा था कि ये भला इस घर में कैसे रहेगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई भी नहीं है, लेकिन जब वह मंजिल को देखता है तो देखते पसंद कर लेता है और फिर किराया पूछता है। रघुनाथ जी जब ये देखते कि इसे मंजिल तो पसंद आ गई है लेकिन किराए को सुनकर जरूर से भाग जाएगा, तो उसके बाद वह किराया बताते हैं कि भाई 8,000 रुपये किराया है। तो उसके बाद वो एक बार में हामी भर लेता है, कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रघुनाथ जी अपनी कुछ शर्तें बताते हैं कि घर में शराब वगैरह नहीं पीना है, चिकन वगैरह नहीं खाना है और अच्छी तरह से शांति से रहना है। तो उसके बाद वह सभी बात के लिए हाँ में से रहता है और किसी भी बात के लिए उसने मना नहीं किया था। अब रघुनाथ जी को वो एडवांस दे देता और एडवांस देने के बाद कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या कल से ही मैं अपना सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो रघुनाथ जी होते हैं वह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद अगले दिन जो अमित होता है अपने सारे सामान को लेकर इस घर की दूसरी मंजिल पर शिफ्ट होने के लिए दरवाजे पर आ जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से जो सोनम होती है वह दरवाजा खोलती है, और सोनम के साथ फिलहाल जो राजू था वह भी घर के अंदर था। राजू सोनम के साथ आया था और जैसे वो राजू को देखता है तो एकदम से पहले तो उसे देखता ही रह जाता है। सोनम जो होती है वो दरवाजा खोल देती है और कहती है कि आइए अंदर आई, क्योंकि सोनम को पता है कि किराएदार आने वाला है आज। तो उसके बाद वह राजू की तरफ देखता हुआ अंदर आता है और उसके बाद ऊपरली मंजिल पर जाकर अपना सारा सामान जमा लेता है। लेकिन वह ऊपर से नीचे आंगन की तरफ देखा करता जहां पर राजू स्कूल से आने के बाद काफी देर तक खेला भी करता था, लेकिन उस घर के अंदर एक अजीब सा सुन्नपन था जिसे देखकर लग रहा था कि ये सभी लोग काफी ज्यादा मायूस है। अब इसके बाद जो लड़का होता है अमित वह राजू को देखा करता है तो राजू उसे देखता है, और इसी दौरान जब एक दिन जो राजू होता है वह अपने आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो एक सवाल उससे हल नहीं होता है और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा चिंता थी। अब जो रघुनाथ जी थे वो पढ़े लिखे थे और वह उस सवाल को हल करवा देते, लेकिन फिलहाल वो मार्केट गए हुए थे। लेकिन जैसे ये बात जो अमित है वो देखता है तो एकदम से नीचे उतरता है और उतरने के बाद कहता है कि बेटा क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद वह उसकी तरफ देखता और कहता है कि हाँ अंकल, ये सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे इसे समझा दोगे। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमित होता है वो फौरन से उसकी किताबों को देखता है और उस सवाल को देखकर उसे बता देता है कि बेटा ये तो इस तरह से होगा।
अब ये बात देखकर जो लड़का होता है जब वो सवाल समझाता है उसको, तो उसके समझाने का तरीका उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहता है कि अंकल आप तो टीचर से भी अच्छा समझा रहे हो, आप मुझे रोज पढ़ा दिया करोगे। तो उसके बाद वह हंसते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हें रोज पढ़ा दिया करूंगा, जब मेरी छुट्टी होगी जब तो दिन में पढ़ा दिया करूंगा, वरना ड्यूटी से आने के बाद तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। अब इस बात को सुनकर लड़का खुश होता है। इधर यहाँ पर जो सोनम होती है वह भी खिड़की से सबको देख रही थी कि किस तरह से प्यार से उस बच्चे को समझा रहा है और उसका समझाने का तरीका वाकई में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जब कभी वह नीचे से उतरता हुआ जाता है तो यहाँ पर सोनम की जो माँ होती है किसी भारी वस्तु को घर के अंदर ला रही होती है, तो एकदम से वो उसका हाथ बटाया करता और कहा करता कि माँ जी मैं इसको उठा देता हूँ। जब इस तरह से वो हाथ बटाता है और धीरे धीरे करके परिवार के अंदर अपनी एक छाप छोड़ देता है, तो यहाँ पर रघुनाथ जी भी, उनकी पत्नी भी, उनकी बेटी भी और यहाँ तक कि छोटा सा जो नाती होता है राजू, वह भी उससे प्रभावित हो जाता है। तो उसके बाद एक दिन रघुनाथ जी की पत्नी जो होती हैं वो अपने पति से कहने लगती हैं कि लड़का बहुत अच्छा है ना। तो वह कहता है कि हाँ अच्छा तो है, क्या सोच रही हो। तो वह कहने लगती है कि ये ना अलग से खाना बनाया करता है, तो क्यों ना एक ही आदमी का तो खाना है, हम फालतू बना दिया करेंगे और ये उस खाने को खा लिया करेगा। अब इस बात को सुनकर रघुनाथ जी भी एकदम से एग्री हो जाते हैं और इधर जो सोनम होती है वो बोलती है कि हाँ माँ, ये राजू को ट्यूशन पढ़ाया करते हैं तो इससे ये भी नहीं रहेगा कि हम लोग फ्री में अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वा रहे हैं इससे। इस बात को सुनकर सारा के सारा परिवार एग्री हो जाता है और एग्री होने के बाद जो लड़की महिला होती है यानी कि रघुनाथ जी की जो पत्नी होती है वह ऊपर जाती है और ऊपर जाकर कहती है बेटा आज शाम को खाना तुम हमारे पास ही खा लेना। अब इस बात को सुनकर वो कहता है कि ठीक है माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आपके पास खा लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतरता है तो यहाँ पर वो अच्छी तरह से उसे अंदर बुलाते हैं और अंदर बुलाने के बाद घर का स्वादिष्ट खाना उसे खिलाते हैं। इस खाने को खाकर वह खाने की बहुत तारीफ करता है और जब वह तारीफ करता है तो जो रघुनाथ जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो रोज यहीं पर खाना खा लिया करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो अमित होता पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद रघुनाथ जी कहते हैं बेटा देखो तुम हमारे नाती को पढ़ाया करते हो तो हम लोग ये सोच लेंगे कि ट्यूशन के बदले हम तुम्हें ट्यूशन फीस के बदले खाना दे रहे हैं। तो उसके बाद जो अमित होता वह भी मान जाता है और इसके बाद कहता है कि देखो खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन घर का जो भी बाहर भीतर का काम होगा उसको आपको मुझे बताना होगा और मैं उस काम को करूंगा। इस बात को सुनकर रघुनाथ जी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि डन है बेटा, ये बात अच्छी रहेगी और तुम भी ऐसे करना और हम भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि हम तुम्हें खाना दे देंगे और तुम हमारे घर के बाहर भीतर के जितने भी काम हैं उन सबको संभाल लिया करना। इस बात को सुनकर दोनों एग्री हो जाते हैं और अब इसके बाद जो अमित होता है वह घर के काम धंधे को संभालने लगता है, बच्चे को घुमाना फिराना और अच्छी तरह से घर को रखा करता है। इधर यहाँ पर धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो कुछ समय बाद एक दिन अचानक से ये बातें मार्केट में घूमने लगती हैं कि भाई उनका किराएदार तो घर तक का काम किया करता है, लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा वैसा है क्योंकि जवान बेटी घर में विधवा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी माँ होती है या कि सोनम की, वह हैरान तो होती है लेकिन फिर सोचती है कि कोई बात नहीं, लोगों का तो काम है कहने का और इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं। इधर यहाँ पर तभी एक दिन क्या होता है, शाम के समय यानी कि रात हो रही थी और रात में बारिश होने लगती है बहुत तेज से। अब जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के समय में बार बार जो नीचे परिवार वाले होते हैं यानी कि सोआ तो वो ऊपर ही करता था, वो बार बार घर से बाहर दरवाजे पर आकर देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस बात को देखकर जो लड़का होता है अमित वह समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसके बाद वह बारिश के समय में छाता लेकर नीचे आता है और नीचे आने के बाद जब देखता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि जो राजू है उसे बहुत जोर से एक साथ से बुखार आ गया है और उसके लिए ही ये एम्बुलेंस की राह देख रहे हैं और जो एम्बुलेंस वाला है वो शायद बारिश की वजह से अभी नहीं आ पा रहा है। जब वह ऐसा देखता है तो वह उस राजू की चिंता करता है और चिंता करने के बाद फौरन से अपनी बाइक निकालता है और कहता है कि आंटी या तो आप बैठ जाओ या फिर सोनम को बिठा दो, हम लोग इसे बाइक से हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो कहने लगते हैं कि भीग जाएगा, तो वो कहने लगता है कि अगर यहाँ से टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले गए तो बुखार इतना तेज है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है और भीगने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो परिवार वाले होते हैं वह सोनम को और राजू को उसके पीछे बैठा देते हैं और जो लड़का होता है वह उन दोनों को लेकर फौरन से तेज गति में बाइक को चलाते हुए सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां जाकर डॉक्टर साहब को जब चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वायरल फीवर है, मैं दवाई दे देता हूं और दवाइयों से ठीक हो जाएगा। पूरी रात भर सोनम और जो लड़का होता है वो दोनों वहां पर थे और पूरी रात भर ही वहां पर बारिश हो रही थी। अब बारिश के टाइम में जब ये एक दूसरे के टेंशन में देखते हैं, यानी कि अमित भी काफ़ी टेंशन में था और इधर जो सोनम थी वो भी टेंशन में थी, तो इसी वजह से सोनम उसके पास आती है और पास आकर उससे बातचीत करने लगती है ताकि दोनों की टेंशन थोड़ी थोड़ी कम हो जाए।
ये बात सोचकर वह बात तो करने लगती है, लेकिन पूरी रात भर बातें करते करते कब निकल जाती है उन दोनों को भी पता नहीं चलता। और इस रात जब वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो बातों के दौरान उन दोनों को मन ही मन एक दूसरे का साथ बड़ा ही अच्छा लगने लगता है। सोनम भी काफी दिनों में बातें करते करते, यानी कि जब बचपन की वो बातें कर रही थी तो उन बातों को करते करते उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। इधर यहाँ पर जो लड़का होता है अमित, वह भी मुस्कुराया था। अब जैसे दूसरे दिन की सुबह होती है तो अब तक डॉक्टर साहब बोल चुके थे कि अब आप इसे ले जा सकते हो, दवाइयाँ लगा दी हैं, कुछ दवाई मैं आपको दे दूंगा और उन्हें घर से दे देना। इसके बाद सोनम और जो अमित होता है दोनों के दोनों बाइक पर उस बच्चे को बिठाकर लाने लगते हैं और तभी पड़ोस की एक महिला फिर से इन्हें आते जाते देख लेती है और उसके बाद फिर से ये बातें तूल पकड़ लेती हैं। बातें तूल पकड़ते पकड़ते ये धीरे धीरे सभी लोगों तक पहुंच जाती है, परिवार के जितने भी लोग होते हैं। और जैसे ये बात लड़की सोनम तक पहुंचती है तो सोनम हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इससे तो मेरे माँ बाप की छवि खराब हो रही है। इस बात को सोचकर वह एक दिन अपने माता पिता से कहने लगती है कि माँ बाबू जी देखो ऐसे ऐसे बात है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। हालांकि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना ही उसने आज तक कोई ऐसी बात की है, क्योंकि सोनम तो मन ही मन उसे पसंद किया करती थी। तो यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटी लोगों का क्या है, लोगों का तो काम कहना है और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी ये बातें घूमते घूमते जो लड़का होता है उसके पास तक पहुंच जाती हैं और वह भी इन बातों को सुनकर थोड़ा सा चुप तो रह जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब और भी ये बातें बढ़ने लगती हैं तो उसके बाद एक दिन जो रघुनाथ जी होते हैं उन्हें अब इन बातों को सहन करना बड़ा ही मुश्किल होता है और इसी वजह से वह एक दिन उस किराएदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो तुम्हारे तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग हैं ना, ये लोग अब बातें बना रहे हैं तुम्हारे बारे में और इसी वजह से अब तुम या तो कोई और जगह देख लो किराए के लिए और हमारे घर को खाली कर दो। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है अमित, वह कहने लगता है कि अंकल जी देखो जगह तो मुझे काफ़ी सारी मिल जाएंगी और पहले भी मैं कहीं किराए पर रह रहा था, लेकिन यहाँ पर आने का एक मेरा मोटिव था और उस मोटिव में मैं अपना कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या मोटिव था, तो वो कहने लगता है कि मोटिव कुछ भी नहीं था, बस मुझे आपका ख्याल रखना है। अब इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्यों भाई, हमारा ख्याल रखना तुम्हें अच्छा क्यों लगता है। तो उसके बाद जो लड़का अमित होता है वो कहता है कि बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का साथ और बच्चे से मैं काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया हूँ। अगर आप कहते हो तो मैं ना ऐसा करूँगा, आपके बीच में दखल नहीं दूंगा और ऊपर ही ऊपर रहता रहूँगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अब तक रघुनाथ जी होते हैं वह भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है ऐसा कर लो, ऊपर रह लो, क्योंकि उन्हें वो बात जानी थी कि किस वजह से इतना वह इस परिवार की तरफ खिंचा हुआ चला आ रहा है। इसी वजह से जब अगले दिन जो लड़का होता है अमित जब वह बाहर जाता है तो यहाँ पर वह चुपके से उसके कमरे पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद दूसरी चाबी उनके पास थी, क्योंकि ताला था और ताले की एक चाबी तो उसने उसे दे दी थी और दूसरी चाबी अपने पास रखी थी, क्योंकि अक्सर जो किराएदार हैं वो ऐसे चले जाया करते हैं तो उसके बाद ताला तोड़ना पड़ता है, अगर दूसरी चाबी रहेगी तो उस चाबी से ताले को खोल लेंगे। इसी मंशा से उन्होंने वो चाबी अपने पास रख रखी थी। लेकिन जैसे पीछे से वो दरवाजा खोलकर उसके सामान की तलाशी लेते हैं तो उस सामान के अंदर उन्हें एक फोटो मिलता है, जिस फोटो को देखते ही यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर किस वजह से ये ऐसा किया करता है। उसके बाद सारा सामान वैसे व्यवस्थित करके वो ताला लगाकर नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद अपने पूरे परिवार को ये बात बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने एक ऐसा फोटो देखा है। इस फोटो को देखने के बाद यहाँ पर मतलब इन बातों को सुनने के बाद पूरा परिवार हैरान तो होता है और अब राह देखने लगता है कि कब वो आएगा और आने के बाद उससे बातचीत की जाए। इसके बाद जैसे वो आता है तो आने के बाद उसे बातचीत की जाती है और बातचीत के दौरान पूछा जाता है कि तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि क्या बात हुई, क्या पहले नहीं बताया। तो वो कहने लगते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम विकास के दोस्त हो। अब इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाता है और हैरान होने के बाद कहने लगता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं विकास का दोस्त हूँ। तो उसके बाद वह जो पिता होता है वो कहने लगता है कि आज पीछे से हमने तुम्हारा कमरा खोला था और उसके अंदर तुम्हारे बैग के अंदर तुम्हारा वो फोटो मिल गया था। अब जैसे इस बात को अमित सुनता है तो सुनने के बाद हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता तो है और देखने के बाद कहता है कि मैं बताना नहीं चाहता था। वो पूछने लगते कि क्यों, क्या बात हो गई ऐसी। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी मदद को आप एहसान समझकर अपने ऊपर रखो, मैं केवल आपके परिवार की मदद ही करना चाहता था। पिता पूछते कि ऐसा क्यों भाई, वो उसके दोस्त तो काफ़ी सारे हैं लेकिन और कोई आगे क्यों नहीं आया, तू ही क्यों आगे आया। तो उसके बाद वह बताता है कि दरअसल जिस कंपनी में विकास काम किया करता था उसी कंपनी में मेरी भी ज्वाइनिंग होती है और 2 महीने जब मैं उसके नीचे काम करता हूँ, यानी कि विकास उसका सीनियर था, तो उसके बाद मुझे एहसास होता है कि आदमी बहुत अच्छा है और हम दोनों
एक दूसरे के गहरे मित्र बन जाते हैं। लेकिन तभी कंपनी की तरफ से मुझे ऑफर मिलता है और उस ऑफर के तहत मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश वाली ब्रांच में जाना था और उसके बाद मैं वहां पर चला जाता हूं। वहां पर आने के बाद जब लौटता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो विकास है वह एक हादसे के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और उसके बाद यानी कि जितने दिन मैं उसके पास रहा था तो उस टाइम पर वो तुम्हारी जो अपनी पत्नी है सोनम, उसकी फोटो दिखाया करता था, अपनी बेटी की फोटो दिखाया करता था और फ्यूचर की उसकी बहुत सारी प्लानिंग थी। लेकिन इन सभी चीज़ों को टूटता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है और अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया ताकि आप लोगों के साथ किराएदार बनकर रहूँगा। क्योंकि मैंने जब उसके बाद में वहाँ पर आया, वापस आया और मुझे पता चला कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तो उसके बाद मैंने पता किया कि उसकी पत्नी और बच्चा कहाँ रहते हैं। तो मुझे पता चला कि तो आप लोग तो भोपाल में रहा करते हो, तो ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। इसीलिए मैं किराएदार, जब मैंने देखा कि आपके घर पर किराए का बोर्ड लगा हुआ है तो मैंने बिल्डिंग के लिए पूछा, क्योंकि वहाँ पर भी किराए पर रहा करता था, तो आपके यहाँ रह लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है और साथ में मेरा काम भी हो जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर आपके परिवार की मदद करने लगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो सके और वह जो सपना उसने अपने बेटे के लिए देखा है उसको मैं पूरा करना चाहता था। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया कि आप लोग इसको एहसान समझकर जियोगे। इस बात को सुनते ही यहाँ पर पिता रघुनाथ जो होते हैं उनके सारा कुछ समझ में आ जाता है और उसके बाद वह कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तू हमारी बेटी से शादी ही कर ले। इस बात को सुनकर वह हैरान होता है और कहने लगता है कि ये क्या कह रहे हो अंकल आप। तो उसके बाद वो कहता है कि बेटा हम लोग तो बूढ़े हैं, कुछ दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद इन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। अगर तुम इतना ही मदद करना चाहते हो तो क्यों ना हमारी बेटी से शादी कर लो। तो इस बात को सुनकर वह थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद सोनम की तरफ देखता है और कहता है कि शादी करने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपकी बेटी मुझसे शादी कर सकती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होते हैं वह बेटी की तरफ देखते हैं और बेटी भी इस बात के लिए हाँ में सर हिला देती है। कहती है कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब तक दोनों एक दूसरे को मनी मन पसंद तो कर चुके थे लेकिन किसी ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। तो इसी वजह से दोनों तरफ से ऐसी बातें हो जाती हैं और उसके बाद जो पिता होते हैं वो अपनी विधवा बेटी की शादी उस लड़के से करा देते हैं जो कि उनके घर में किराएदार बनकर रह रहा था। आज के समय में वो खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं, उसी भोपाल वाले घर में रहा करते हैं और यहाँ पर जो माता पिता है वो कभी गाँव में चले जाया करते तो कभी यहाँ पर रहा करते हैं। राजू को उसने अपने साथ रखा है और यही फैसला किया है कि वह अब दूसरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात जब अमित के माता पिता को पता चलती है तो उन्हें भी बड़ा ही अच्छा लगता है कि उनके बेटे ने एक बेसहारा महिला को सहारा दिया है और उनके घर को चलाने का काम किया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।